इस संवेदनशील मुद्दा को, जिसमें एक एक आदमी प्रभावित होगा, इस देश का हर जाति, हर कौम, हर संप्रदाय के लोग इससे प्रभावित होंगे, उस बात को चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, यह बेहद आपत्तिजनक विषय है। डॉक्टर अनिल कुमार रॉय। मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार रॉय है। समान नागरिक संहिता को लेकर के इस पर आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है? समान नागरिक संहिता जो भाजपा के द्वारा भी उछाला गया विषय है, यह बिल्कुल एक चुनावी नारा है। चुनावी इसलिए कि वर्षों से भाजपा अपने मैनिफेस्टो में यह इस बात को कहती रही है कि समान नागरिक संहिता को लाया जाना है, लेकिन अभी तक समान नागरिक संहिता का कोई प्रारूप उसने प्रस्तुत नहीं किया है। अगर दशकों में वह समान नागरिक संहिता का कोई प्रारूप नहीं प्रस्तुत कर सकी है, इसका अर्थ होता है कि उसके मन में भी अस्पष्टता नहीं है कि किस रूप में समान नागरिक संहिता लाई जानी चाहिए। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में भोपाल में जब इस बात को कहा है कि एक घर में दो कानून, एक परिवार में दो कानून नहीं हो सकते हैं, तो वह चुनावी सभा में कही गई बात है, चुनाव अभियान के दौरान कही गई बात है। इसका अर्थ है कि वे इसको चुनाव से जोड़ करके देखना चाहते हैं, रखना चाहते हैं इस बात को। तो ये इस संवेदनशील मुद्दा को, जिसमें एक एक आदमी प्रभावित होगा, इस देश का हर जाति, हर कौम, हर संप्रदाय के लोग इससे प्रभावित होंगे, उस बात को चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, यह बेहद आपत्तिजनक विषय है, इस संवेदनशील मुद्दे को। दूसरी बात यह कि इस बात पर को लेकर के अनेक राज्यों ने, यद्यपि भाजपा जो शासित राज्य हैं उन लोगों ने समर्थन व्यक्त किया है, लेकिन अनेक राज्यों ने इसके प्रति विरोध भी दर्ज कराया है कि हम अपने यहाँ नागरिक संहिता को, समान नागरिक संहिता को लागू नहीं होने देंगे। तो यह सरकारों की बात है, राजनीति की बात है। लेकिन जो सामाजिक लोग हैं, जैसे कई राज्यों में आदिवासियों का, वनवासियों का इसके विरुद्ध में बहुत भारी प्रदर्शन हुआ है, जबकि वह अभी आया ही नहीं है, उसका प्रारूप स्पष्ट नहीं है। तो भी तो मैं यह कहना चाहता हूँ निष्कर्ष रूप में कि समानता की बात सुनने में अच्छी लगती है। यह एक देश एक कानून, एक देश एक कर, एक देश एक संहिता, ये सब सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन भारत की विविधता को देखते हुए, जबकि अब तक हमको यही समझाया गया है और इसी रूप में इस देश को रखा गया है कि अनेकता में एकता है, और जैसा कि अमर्त्य सेन ने हाल ही में कलकत्ता विश्वविद्यालय में यह बात कही कि हजारों वर्षों से लोग इसी तरह जीते आ रहे हैं, तो उसको क्या परेशानी हो रही थी कि आज इसको खड़ा किया जा रहा है। इसी तरह अगले सैकड़ों वर्षों तक लोग जी लेंगे, हजारों वर्षों तक लोग जी लेंगे, तो इसको लागने की क्या ज़रूरत अभी है। तो इस रूप में देखा जाना चाहिए कि एक बेवजह एक राजनीतिक हलचल उत्पन्न करके कुछ हिंदू वोटों को, जिसमें सवर्णों के वोट अधिक होंगे, उनके ध्रुवीकरण को करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो लोग ये कर रहे हैं उन्हें भी समझना चाहिए कि यह उनके लिए भी हानिकारक है। द वायर में एक रिपोर्ट छपी है, जिस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यह भाजपा के लिए भी इलेक्टोरल डिजास्टर, इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि भाजपा के लिए भी यह इलेक्टोरल डिजास्टर साबित होगा। उसको भी यह समझना चाहिए। इसलिए अभी भारतीय संदर्भ में इस बात को छेड़छाड़, अभी हमारा समाज इसके लिए तैयार नहीं हुआ है। जो परंपरा था पहले से वैदिक काल में या प्री वैदिक काल में, जो तरीके थे शादी ब्याह के, उनको नए एक्ट में मान्यता दी गई कि उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। इसलिए कि कोई भी कानून बनता है उसका सोर्स ऑफ लॉ, तो सोर्स ऑफ लॉ जब हम लोगों को पढ़ाया गया था हिंदू लॉ में, तो उसमें था वेद है, पुराण है, मनुस्मृति है, श्रुति है, इन सबों यही सब स्रोत है जिससे कि हिंदू लॉ बना।
अब हिंदू मैरिज एक्ट में जो प्रोहिबिटेड रिलेशन है कि किससे आप शादी कर सकते हैं, किससे नहीं कर सकते, तो हम लोग जो इधर रहने वाले हैं काऊ बेल्ट में, हम लोगों के यहाँ है कि अपने गोत्र में 8 पीढ़ी तक आप शादी नहीं कर सकते। लेकिन जब आप साउथ में चले जाइएगा तो वहाँ अपनी भगनी से आप शादी कर सकते हैं। यानी शादी ब्याह की परंपराएं भी हिंदू समाज में भी अलग जगह से अलग अलग तरीके हैं। यहाँ तक कि एक गांव में अगर अलग अलग जाति, अलग अलग क्लास के लोग हैं तो उनके यहाँ भी बहुत सारी मान्यताएं अलग अलग हैं जो एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं। और इन सब चीज़ों को जो हमारी परंपरा है, जिसको हम मानते चले आए हैं, इसको भारत के संविधान ने मौलिक अधिकार के तहत आर्टिकल 13 में